लास्ट पढ़ाया था। बप्पा रावल के बाद अपन पढ़ने वाले थे उससे आगे, ठीक है। बप्पा रावल की स्थिति लास्ट मैंने आपको मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो शासक है बप्पा रावल के बारे में बताया था। जब हारित ऋषि जा रहे थे तब उन्होंने इन्हें वरदान भी दिया, वो सारी स्थिति बताई, ठीक है। बप्पा रावल तक अपन ने लास्ट पढ़ा था। बप्पा रावल से आगे पढ़ने से पहले मैं एक वंशावली में बता दूं। सबसे पहले इसमें राजा हुए थे गुहादित्य। गुहादित्य के बाद अगले सबसे पहले अपन बात करें, शुरुआत से अगर बात करें तो सबसे पहला आता है शीलादित्य, ठीक है। शीलादित्य के बाद अपन बात करें गुहादित्य। गुहादित्य के बाद अगर अपन बात करें तो अगले शासक आते हैं नागादित्य, ठीक है। नागादित्य जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, नागादित्य और महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं अपने इसमें नागादित्य के बाद इसमें आते हैं भोज, ठीक है। इसी भोज को काल भोज भी कहा जाता है, ठीक है। और यही काल भोज आगे जाकर के बप्पा रावल कहलाए, बप्पा कहलाए या बप्पा रावल कहलाए। मेवाड़ राजवंश की वंशावली में ये क्रम कुछ इस प्रकार चला था। पहले शीलादित्य, शीलादित्य के बाद गुहादित्य, गुहादित्य के बाद नागादित्य, महेंद्रादित्य और काल भोज, और इसमें कुछ शासक बीच में और आएंगे, परंतु अपन मूल वही पढ़ेंगे जो इसके अनुसार जो मूल रूप से जो उपयोगी है, ठीक है। इसी वंशावली में इनके 10वें वंश में, मतलब इनकी 10वीं पीढ़ी में, इनकी 10वीं पीढ़ी में एक राजा आते हैं जिनका नाम मिलता है अलट, और जिसे आलूराव भी कहा जाता है। कहीं कहीं आलूराव भी इन्हें कहा जाता है। इनकी एक विशेषता है अलग से, आलूराव की एक विशेषता है, अलट की विशेषता है। सबसे पहले तो इनके लिए कहा जाता है कि नौकरशाही जो पद्धति है, नौकरशाही कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, नौकरशाही पद्धति के जो जन्मदाता है, नौकरशाही पद्धति के जो जन्मदाता है वो कौन है? आलूराव अलट है, ठीक है। आलूराव अलट इस पद्धति के जन्मदाता है। और इन्हीं आलूराव से आलूराव और से आहड़, इन्होंने जो मूल रूप से जो राजधानी बनाई थी वो आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया था। मूल रूप से आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया था, ठीक है। राजधानी के रूप में आहड़ को बनाया था। मूल इनसे संबंधित यही चीज आती है, आलूराव से संबंधित। इसी आलूराव के बाद 13वीं पीढ़ी की एक बात करें, इसी 13वीं पीढ़ी में एक राजा हुए थे जिनका नाम मिलता है शक्ति कुमार। अब इसमें क्या हुआ, मूल जो चीज बताऊं तो इसमें मूल चीज आती है अपने जीके के अनुसार पढ़ना है शक्ति कुमार को। अब एक समय बताते हैं कि मेवाड़ पर शासन काल था शक्ति कुमार का, ठीक है। शक्ति कुमार के शासन के समय मालवा के परमार राजा, मालवा के एक परमार राजा थे जिनका नाम मिलता है मुंज परमार, मुंज परमार, और एक का नाम मिलता है मुंज परमार और भोज परमार, मुंज परमार और एक नाम मिलता है भोज परमार। इन्होंने क्या किया था कि कालांतर में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर आक्रमण करके इनको पराजित कर लिया। और इन्होंने कुछ समय के लिए परमारों का मेवाड़ पर अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा? परमारों का मेवाड़ पर अधिकार रहा। और परमारों ने यहाँ पर जो अधिकार किया था उसका मूल रीजन था मेवाड़ और मालवा के मध्य, मेवाड़ और मालवा के मध्य क्षेत्र को इन्होंने जीता था। और इन्होंने यहाँ एक नगरी पर राज्य किया था जिसका नाम मिलता है माध्यमिका नगरी, माध्यमिका नगरी। ये एक सभ्यता के रूप में भी सभ्यता जानी जाती है, नगरी सभ्यता के रूप में। और ये जो माध्यमिका नगरी है, इसका नाम माध्यमिका पढ़ने का रीजन यही था, मेवाड़ और मालवा के मध्य की जो नगरी थी वो क्या कहलाई? माध्यमिका नगरी कहलाई। और यहाँ पर किसका कुछ समय तक इसका शासन रहा? परमारों का राज्य रहा, ठीक है। परमारों का शासन काल रहा। तो मेवाड़ में शीलादित्य, शीलादित्य के बाद गुहादित्य, गुहादित्य के बाद नागादित्य, नागादित्य के बाद भोज, भोज के बाद आलूराव, और आलूराव के बाद आगे अगर पीढ़ी में कंटिन्यू बात करें तो शक्ति कुमार का नाम आता है। और शक्ति कुमार के समय राजधानी में परिवर्तन हुआ जिस पर परमारों का कुछ समय तक के लिए मेवाड़ पर क्या हुआ था? अधिकार रहा था, भोज परमारों पर। इन्होंने यहाँ पर जो राजा थे, ये भोज परमार यहाँ के राजा थे, और इन्होंने यहाँ मेवाड़ पर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनाया।
त्रिभुवन स्वामी का मंदिर, मेवाड़ चित्तौड़ में त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनाया, जिस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। समिधेश्वर मंदिर के नाम से भी से मेवाड़ की शासन सत्ता में पुनः भुइल वंश की एंट्री होती है और इसी में एक राजा होते हैं जिनका नाम मिलता है विक्रम सिंह। मेवाड़ के एक शासक हुए थे जिसमें वंशावली में एक नाम मिलता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के पुत्र जो थे, विक्रम सिंह के जो पुत्र थे जिनका नाम मिलता है रण सिंह, क्योंकि शासन सत्ता में ये कुछ समय तक कहते इनको मेवाड़ से कुछ भाग इनका अलग रहा या ये शासन सत्ता में नहीं आ पाए या इन्होंने एक ब्राह्मण जो जीवन जिया था। तो पहले शासक हुए थे विक्रम सिंह, विक्रम सिंह के पुत्र हुए थे रण सिंह, ठीक है। अब रण सिंह ने अपना जो जीवन बिताया था वो उंदरी गांव में बिताया था। उंदरी गांव में एक भील परिवार के घर पर इन्होंने अपना जीवन बिताया। क्यों? क्योंकि उस समय इनका अधिकार हो गया था और ये इधर उधर भटक करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ये जो उंदरी गांव पड़ता है ये अपने पड़ता है सिरोही के आसपास, माउंट आबू सिरोही के आसपास एक गांव पड़ता है जिसका नाम मिलता है उंदरी, ठीक है। यहाँ पर रहते थे। अब इनकी भी यहाँ एक कहानी बताते हैं कि उंदरी में ये एक भील परिवार के यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और इन्हीं रण सिंह के दो पत्नियां थी। इन रण सिंह के दो पत्नियां थी, ठीक है। रण सिंह के दो पत्नियां थी जिसमें पहली पत्नी का कोई नाम उल्लेखित नहीं होता है, परंतु उसके एक संतान थी जिसका नाम था शेम सिंह, जिसे खेमा भी कहा जाता था। भाषा अपभ्रंश, शेम सिंह को क्या कहते थे? खेमा कहते थे। और इसकी दूसरी जो घरवाली थी जिसका नाम मिलता है सिसोद कंवर, और जिससे एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहब, ठीक है। और यहीं से इनकी जो शाखा शुरू होती है वो होती है राहब शाखा, ठीक है। रण सिंह के काल से वापस ये शाखा दो भागों में बढ़ती है। एक तो चलती है सिसोदिया, एक चलती है सिसोदिया शाखा, ठीक है। एक चलती है सिसोदिया शाखा और दूसरी चलती है इधर महापीर, मतलब इसमें शेम सिंह की शाखा चलती है जो मूल रूप से भुइल शाखा ही चलती है। मतलब भुइल शाखा आगे जाकर के दो भागों में मूल रूप से बढ़ जाती है, जो एक तो भुइल में हो जाती है और दूसरी क्या हो जाती है? सिसोद में बदल जाती है। अब सिसोद में बदली थी, उसका रीजन बताते हैं। इनका लड़का था जिसका नाम था राहब, ठीक है। अब क्या हुआ? रण सिंह के दो संतानें थी, एक का नाम था शेम सिंह, दूसरे का नाम था राहब, ठीक है। अब क्या हुआ कि शेम सिंह ने क्या किया, अपने इस भाई राहब को अपने राज्य से पृथक कर दिया और इन दोनों को यहाँ से धक्के मार करके सैन्य बल पर क्या कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया, सिसोद कंवर को और इनके बेटे जो थे उनको राज्य पद से निकाल दिया। अब इस सिसोद कंवर ने एक कसम ली। एक दिन ये इस भील परिवार के घर पर रह रहे थे और उदास बैठी हुई थी और बेटे ये बहुत उदासी में बैठी थी। तब सिसोद कंवर को इनके पुत्र राहब ने आकर के कहा कि माताजी आप इतनी उदास क्यों हैं, इतनी अपने नाराजगी का कारण क्या है, आप इतनी उदास क्यों रही? तो वो बोल रही थी मुझे मेवाड़ के राज्य को लेकर के चिंता है। इस शेम सिंह ने, राज्य के अधिकारी तुम हो वास्तविक, परंतु इस शेम सिंह ने क्या कर दिया, हमें राज्य से पृथक कर दिया। जब तक तुम इस शेम सिंह को पराजित कर करके मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर लेते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राहब आगे टेंशन में